ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर ले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। एक बार रिकॉल कर ले। टुडेज लाइट 2 का सेकेंड डे ना, लाइट 2 का डे नंबर 2 इन क्लास 10 बैच। एक बार रिकॉल कर ले क्या क्या पढ़े थे। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया, दिस इज द कर्व, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। बातें याद आ रही है। आंख दो भाग में बटा है, वो बंटवारा करता कौन है? लेंस। तो दिस इज योर लेंस। लेंस को रबर बैंड लाइक क्या रखा हुआ है? सीलियरी मसल्स रखा हुआ है। यहाँ पे नर्व्स है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स में एक ऐसा पॉइंट है जहां इमेज बनेगा, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। अगर यहाँ पे बना इमेज तो कुछ नहीं दिखेगा तुमको। और ये पर्दा को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना में दो तरह के सेल्स होता है, रॉड्स एंड कॉन्स। आर फॉर रोशनी, आर फॉर रॉड्स, सी फॉर कलर, सी फॉर कॉन्स। अगर किसी को कलर का सेंसिटिविटी है, जैसे मधुमक्खी, हनी बी, ये सब क्या है कि ब्राइट कलर्स देखती है तो दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, तो उनका कॉन सेल्स बहुत सेंसिटिव है। और मुर्गी जो है वो सुबह सुबह ही उठ जाती है, थोड़ा सा ही रोशनी पे उठ जाती है। तो थोड़ा सा रोशनी पे वो कैसे उठ जाती है? उसका रॉड सेल्स आर वेरी सेंसिटिव। और शाम को थोड़ा रोशनी कम हुआ नहीं कि वो सो भी जाती है, रॉड सेल्स आर सेंसिटिव। अब यहाँ पे एक काम की चीज ये थी, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। काम की चीज ये थी, अच्छा स्वेच्छा साहब नहीं थे ना, ठीक है, थोड़ा फास्ट में सुन लीजिए। काम की चीज ये थी कि ऑब्जेक्ट तो भैया यहाँ पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट पास भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट दूर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है। मतलब हमने क्या बोला था कि इंग्लिश में तुमको कम आ सकता है, ज्यादा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन तुमको 400 नंबर लाना हर हाल में। तुमको 400 नंबर लाना हर हाल में। इंग्लिश में तुमको कम बेसी हो सकता है, तो तुम बाकी 4 में एडजस्टमेंट करो। बाकी 4 में एडजस्टमेंट करो क्योंकि ये तुम्हारे बस का चीज नहीं है। 400 लाने के लिए इसको कम बेसी करते रहो। मैं बोलना चाह रहा हूं कि 1/v माइनस 1/u इज 1/f। तो ये तुम्हारे बस का चीज है। क्या लिखे थे? बस का बात नहीं है। क्या लिखवाए थे उस दिन? कीप्स चेंजिंग लिखवाए थे। कीप्स चेंजिंग लिखवाए थे। कीप्स चेंजिंग का मतलब ये है कि कभी ऑब्जेक्ट दूर, कभी ऑब्जेक्ट पास। लाइक हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हाँ जी चलो ह्यूमन आई इज लाइक एन, समझ में आया जी? तो तुरंत हम पास, तुरंत हम दूर, तुरंत हम पास, तुरंत हम दूर, तुरंत हम पास, तुरंत हम पास, तुरंत हम पास, तुरंत हम दूर। तो यू तो भैया बदलते रहेगा, तो तुम, और इट रिमेन्स द सेम, इट रिमेन्स द सेम। इसको तो सेम ही लाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दूरी तो पर्दा से लेंस की दूरी तो तुम बदलाव कर नहीं सकते हो। तो परिवर्तन किस में लाओगे? क्या लिखे थे? परिवर्तन लाना होगा। एडजस्टमेंट हैज टू बी डन, एडजस्टमेंट हैज टू बी डन, ऐसा लिखा थे। एडजस्टमेंट हैज टू बी डन, एडजस्टमेंट इसमें करते रहना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, यू तो भैया आगे पीछे होते रहता है। यू कीप्स चेंजिंग, जिसमें हम पूंछ बनाते हैं वो यू होता है ना। यू कीप्स चेंजिंग एंड इट रिमेन्स द सेम। द इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पर्दा, पर्दा इज कॉल्ड रेटिना। तो v रिमेन्स द सेम। तो परिवर्तन किस में लाते रहोगे? f में। तो परिवर्तन लाने का मैकेनिज्म क्या है वो भी समझाया था। लेंस मोटा है और लेंस पतला है। मोटा लेंस से लाइट घुसा तो ज्यादा वक्त बिताया लेंस के अंदर, तो इंडरगोज मोर अमाउंट ऑफ बेंडिंग। और पतला लेंस में बस घुसा और ये बस निकल गया, और ये बस निकल गया। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं, पावरफुल लेंस है ये, नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर बड़ा, और ये लेस पावरफुल लेंस है, नीचे वाला बड़ा, फोकस बड़ा है ना, तो पावर छोटा। मतलब आंख अपने लेंस को मोटा पतला करते रहता है। क्यों? क्योंकि अगर अपने आंख ने लेंस को मोटा पतला नहीं किया तो एफ में परिवर्तन कैसे आएगा? एफ में परिवर्तन लाने के लिए वो आंख अपने लेंस को क्या करता है? मोटा पतला करते रहता है, ताकि यू के अनुसार एफ में परिवर्तन आते रहे और भी हमेशा सेम आए। जैसे तुमको 400 नंबर लाना है एग्जाम में, इंग्लिश तुम्हारे बस का नहीं है, तो तुम बाकी में कम बेसी करते रहो 400 लाने के लिए। इंग्लिश तो तुम्हारे बस का है नहीं, इंग्लिश में मार्क्स मिलता नहीं है। बहुत फास्ट हम रिवाइज करा रहे हैं कि नहीं सर लास्ट क्लास आए थे तो रिविजन समझ में आ रहा है। ठीक, अब ये मोटा पतला होने का काम किसका है? कौन करवाता है ये मोटा पतला? ये मोटा पतला करवाता है सीलियरी मसल्स। मोटा पतला कौन कराता है? सीलियरी मसल्स। ये रबर बैंड जैसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसे स्ट्रेच हो गया। हम उस दिन भी जो पढ़ाए थे हम सही पढ़ाए थे, हम बार बार बोल रहे हैं, ये ऐसे स्ट्रेच हो गया। तो जब स्ट्रेच हो गया तो लेंसवा चिपा जाएगा, पतला हो जाएगा। और हम बोले भी थे आंख को दिक्कत कब होता है? पास पढ़ने में ना, स्ट्रेचिंग पड़ता है ना। तो जब चीजें पास है तो ये स्ट्रेच हो गया, लेंस हो गया पतला।
लेंस पतला हो गया मतलब क्या, फोकस का वैल्यू बढ़ गया और पावर का वैल्यू घट गया। लेकिन जब आसमान के तारा को देख रहे हैं हम लोग, कभी देखे हो कि आसमान का तारा देखने में आंख दुख गया? नहीं, तारा देखने में आंख नहीं दुखेगा, किताब पढ़ने में आंख दुखता है। और ऐसा होता भी है, किताब पढ़ने में और तारा देखने में, पतरातू जाने में नहीं आंख दुखता है। तो जब दूर का देखना है तो ये स्ट्रेच क्यों रिलैक्स होता है, स्ट्रेच क्यों रिलैक्स। तो जब रिलैक्स होना तो लेंस कैसे ऐसे चीपेगा, चीप देगा, तो दैट इज रिलैक्स। तुम लोग समझ नहीं पा रहे थे उस दिन, बार बार बोल रहे थे आप उल्टा पढ़ा रहे हैं। हम ठीक पढ़ा रहे हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, हम गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, आंखों को दूर की चीजों देखने के लिए स्ट्रेच करना पड़ता है, ऐसे स्ट्रेच करना पड़ता है। ये रबर बैंड की तरह समझो, स्ट्रेच करेगा तो लेंस वैसे दब जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक। लेकिन दूर का देखना तो रिलैक्स, क्या हो गया, रिलैक्स। तो जब रिलैक्स हो गया इट्स लाइक दिस, और जब ऐसे हुआ तो मोटा हो गया। तो ये जो काम हो रहा है ये दूर पास के लिए हो रहा है कि कम रोशनी ज्यादा रोशनी के लिए हो रहा है? ये दूर पास के लिए। अब आंख एक काम और करता है, कम रोशनी ज्यादा रोशनी, कम रोशनी ज्यादा रोशनी। तो द कलर्ड सर्कल विच वी सी इन आवर आईज, that colored circle is called iris, this colored zone is called iris, this colored zone is called iris। and बीच में हम बोलते हैं छेदा, पर एग्जाम में छेदा मत लिखना, thin transparent zone, that thin transparent zone is called pupil and the colored part of our eyes is called iris। जैसे ऐश्वर्या राय का आइरिस कौन सा कलर का है, समझ रहे हैं ना? हाँ, अरे मतलब बोलना चाह रहे हैं, बात को समझो, कहां का बात कहां ले जाते हो, ठीक। डिड यू गेट द थिंग? अब आप ब्राइट लाइट कंडीशन में हैं, 12 बजे दिन में सड़क पे आप देख रहे हैं, किसी को भी रोड पे चल रहे हैं तो ऑलरेडी ब्राइट लाइट है, तो छेदा बड़ा होगा कि छेदा को बड़ा नहीं होना है, ऑलरेडी ब्राइट लाइट में, तो छेदा छोटा होगा। तो आइरिस कम्स क्लोजर so that the size of pupil decreases। लेकिन when you enter a dark cinema hall, उस समय भी तुमको देखना तो सभी चीजों को है। नमस्ते, शटर उठा दे। when you enter a dark cinema hall, तो ये छेदा बड़ा होगा so that large amount of sunlight enters the eyes। हमने बेसिकली इतनी देर में दो तरह का चीज पढ़ाया, कितना तरह का? एक पढ़ाया कम पास, दूर देखने के लिए रिलैक्स और पास देखने के लिए स्ट्रेच। यही बातें याद रह जाएंगी। हाँ, रिलैक्स, हाँ ठीक है, दूर देखने के लिए रिलैक्स और पार देखने के लिए स्ट्रेच। तो स्ट्रेच मतलब चिपाना, मोटा होना, ये पढ़ा दिया मैंने। आंख बेसिकली दो पार्टीशन में बटा है, जैसे मेरा कोचिंग, बाहर वेटिंग एरिया, उसके बाद टीवी रूम 2, ऑफिस जहाँ फीस जमा करते हो, और क्लासरूम एरिया। आंख को दो भाग में बांटा है, एगोलेंस के आगे का हिस्सा और एगोलेंस के आगे। इंग्लिश में ए आता है ना, एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ है, और इंग्लिश में वी बाद में आता है ना, विट्रस ह्यूमर से भरा हुआ है। इंग्लिश में ए पहले, एक्वस ह्यूमर, इंग्लिश में वी बाद में, विट्रस ह्यूमर। इट इज लिक्विड, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33 अप्रॉक्स, ठीक। अब आंख का पर्दा पे इमेज बन गया, दूर था तो भी यहीं, पास था तो भी यहीं, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ u द वैल्यू ऑफ v इज ऑलवेज द सेम। सो दिस एडजस्टमेंट इज डन बाय द लेंसवा, एंड लेंसवा का एडजस्टमेंट इज मेड विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। लेकिन ये जो इमेज बनता है ये उल्टा बनता है, ये तुम कैसे साबित करोगे? क्योंकि सर जी ये कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस तो हमेशा उल्टा बनाता है। तो हमको चीजें उल्टा क्यों नहीं दिखती हम लोगों को? क्योंकि ये जो बनता है उसको सिग्नल के थ्रू ऑप्टिक नर्व्स किसको ले जाता है? टू द ब्रेन। किसको ले जाता है? टू द ब्रेन को ले जाता है। और ब्रेन इन सिग्नल्स को क्या करता है? ब्रेन इन सिग्नल्स को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। वाह, इंग्लिश एब्सेंट थे फिर भी बोली है, देखो दैट्स द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। इंग्लिश बोली है, इंटरप्रेट। हाँ, ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और रिवर्सेस द इमेज। तो रिवर्स का रिवर्स क्या हो जाएगा? सीधा। सो वी सी, सीधा इमेज। एग्जाम में सीधा मत लिखना, इमेज में लिखना वी सी द इमेज एज इट एक्चुअली इज। हम एक्सप्लेनेशन में कुछ छोड़े हैं, स्वेच्छा नहीं, ये हरितिमा की कुछ सब बोल दिए, ठीक। अब आंखों का दो तरह का बीमारी था, एक
नियर साइटेडनेस। तुम लोग उल्टा समझते हो, नियर साइटेडनेस मतलब नियर खराब नहीं, नियर ठीक है, नियर का साइट ठीक है, नियर साइटेडनेस। और फार साइटेडनेस मतलब फार का साइट ठीक है, फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस आंख ऐसा था, फार साइटेडनेस आंख ऐसा था। हमने याद रखने का तरीका बताया था कि बुढ़ापा में आदमी सूख जाता है। इंग्लिश में बोलो, द साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीज। बातें याद रखने का मैं हमेशा तरीका बताता हूँ। बुढ़ापा में आदमी सूख जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, आंख कमजोर होकर सिकुड़ गया। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि आंख का इमेज बनना जहां था, बना वहां की पीछे बन रहा है। आंखवा तो छोटा हो गया है ना, आंखवा तो छोटा हो गया, आई बॉल छोटा हुआ, लेंस थोड़ी बोले खराब हुआ है। तो बताओ, इस तरह की बीमारी में आंखवा छोटा हो गया है, वेयर इज द इमेज फॉर्म? बोलो बिहाइंड द रेटिना। सो यू वांट टू कन्वर्ज इट, इसलिए डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब अस कन्वर्जिंग लेंस बुढ़ापा में। मजाक नहीं कर रहे, यही बातें याद रहेंगी। फिर से सुनो, बुढ़ापा में आंख सिकुड़ गया, आंख ये काला वाला कि ब्लू वाला आंख है? बुढ़ापे की आंख कौन सी हो गई है? ब्लू वाला। आंख का खराब हो गया है, आईबॉल छोटा हो गया, लेकिन लेंस थोड़ी गड़बड़ाया है, लेंस तो अपने जगह पे इमेज बनाया। तो बोलो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आईबॉल से पीछे जाके इमेज बन रहा है। तो डॉक्टर क्या करवाएगा? कन्वर्जिंग लेंस इसलिए प्रेस्क्राइब करता है। बुढ़ापा में आंख सिकुड़ता है तो बताइए इस उम्र में आंख क्या होगा? बढ़ेगा। लेंस थोड़ी खराब हुआ है, लेंस तो अपने जगह पे इमेज बना रहा है, तो बनना तो रेटिना पे चाहिए ना। तो डॉक्टर कैसा देगा? नहीं, उसके पापा बोले हैं कि हाँ, उसके पापा बोले सुनो, एक फिर बीच में बोलते हो जी। आंख बढ़ गया, लेंस थोड़ी खराब हुआ है, लेंस तो वहीं पे, तो बनना तो ब्लू वाले में चाहिए ना। लेंस खराब नहीं, लेंस अपनी जगह पे बना रहा है, तो बनना तो पीछे चाहिए ना। तो डॉक्टर क्या करेगा? डाइवर्जिंग लेंस प्रेस्क्राइब करेगा, उसमें कन्वर्जिंग लेंस प्रेस्क्राइब करता है। नियर साइटेडनेस ये बुढ़ापा में, फार साइटेडनेस हमने मजाक मजाक में बोला भी था। अब सब चीज तो नहीं ना पढ़ाएंगे जी, रिवीजन हो रहा है कि दादाजी लोग साइन करते समय बेटा सीखा लॉ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे रहे हैं, ऐसा हुआ था ना? बेटा सीखा के नाम पे इसलिए नहीं आई है। ऐसे पहले देखते हैं, बेटा सीखा चश्मा लाओ, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे रहे हैं, बेटा पानी लाओ, अब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। यस और नो? तो साइन करते समय चश्मा क्यों अरे हम बोल ले भाई, मजाक करते, बातें याद रखने के लिए ना। तो वो साइन करते समय चश्मा मंगवाते हैं, मतलब उनको दूर का बेटा सीखा ठीक दिखता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का पेपर में साइन करने के लिए चश्मा चाहिए, तो पास की नजर खराब। दिस इज फार साइटेडनेस। फार का साइट ठीक है, फार साइटेडनेस पास का खराब है। और इस उम्र में स्कूल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं कि ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, मतलब पास का दोस्त का कॉपी से उतारते हैं क्योंकि दूर का दिखता। तो नियर का साइट तो ठीक है ना। तो इस तरह से बातें आप याद रखिएगा। फिर हमने पढ़ाया था व्हाट इज फार पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई, द फारदेस्ट पोजीशन, जहां तक हम लोग देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हो? इंफिनिटी तक। व्हाट इज नियर पॉइंट? What is near point? The nearest point up to which we can see without putting in strain to our eyes. So what is near point of a normal human eye? 25 से कम 24, 23, 22, 21 करोगे तो स्ट्रेन पड़ेगा। So this is 25 सेंटीमीटर for a normal person and this is infinity for a normal person. फिर हमने ये पढ़ाया था कैटरैक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद। कैटरैक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद। कैटरैक्ट एक ऐसा स्टेज है, कैटरैक्ट बीमारी नहीं है, बोलने दीजिए भाई, गरीब भी पड़ता है मेरे यहाँ। कैटरैक्ट बीमारी नहीं है, कैटरैक्ट एक ऐसा स्टेज है जिसमें आंख के सामने, जिस तरह से शीशा में तुम ऐसे करते हो तो भाप बन जाता है, तो वो भाप तो पोंछने से ठीक हो जाएगा ना, पर आंख का बॉल, आंखों की पुतली के सामने जो मिल्कीनेस आ जाता है ना, वो हट नहीं रहा है। तुम किसी को बोलोगे जाओ आंख धोकर आओ, तुम्हारे आंख के सामने कुछ धुंधला दिख रहा है, वो आंख धोकर तो आ जाएगा पर वो हटेगा नहीं। सो इट इज अ स्टेज इन विच द आई बॉल बिकम्स मिल्की और क्लाउडी, मिल्की और क्लाउडी। जिस तरह से शीशा पे हम लोग जब भाप मारते हैं ना, तो ये तो पोछने से मिट जाएगा, पर वो मिटता नहीं है, उसको सर्जरी के थ्रू हटाया जाता है। मोतियाबिंद का कैंप वैम्प लगता है गांव देहात में, आप सुने होंगे।
2 दिन में या 1 दिन में छुट्टी कर देता है। सो इट इज अ स्टेज, इट इज नॉट अ बीमारी, इट इज अ स्टेज। मायोपिया पढ़ लिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ लिए। अब एक और बीमारी है जो अभी हम पढ़ाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होगा, दूर का भी नहीं दिखेगा, पास का भी नहीं दिखेगा। तो उस तरह का चश्मा आप देखे होंगे, हम उस दिन भी बोले थे कि ऐसा चश्मा होता है ना। देखने के लिए ये जगह से देखते हैं और साइन करने के लिए ऐसे नजर को नीचे करके इसके माध्यम से देखते हैं। पर आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि आजकल ये दागी वागी कुछ नहीं, वो शीशा एक ही शीशा होता है। पता है कि नहीं आप लोग को? पता नहीं किस हिसाब से मिक्स करता है कि 2 शीशे लगते ही नहीं है कि 2 शीशे हैं, एक ही में मिक्स करके बनता है। महंगा आता है ये चश्मा। हम बुढ़ाएं थोड़ी है जी, हम अभी नॉर्मल हैं। ये चश्मा अब आने लगा, महंगा है, पर हम लोग साइंस किताब के हिसाब से पढ़ाएंगे तो ऊपर में डॉक्टर ने कौन सा दिया है, दूर का देखने के लिए, दूर का देखने के लिए कनकेव दिया है, और डॉक्टर ने नीचे साइन मारने के लिए कन्वेक्स दिया है। पर आजकल मिक्स करके दागी उगी कुछ नहीं दिखता है, डायरेक्ट बनने लगा है। ठीक, अब एक और बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म। एक और बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में जनरली क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही रेयर बीमारी है। जैसे तुम इस एक्सिस पे देख पा रहे हो ठीक ठाक, लेकिन इस एक्सिस पे नहीं देख पा रहे हो, इधर का तुमको नहीं दिख रहा है। मेरी बात को समझो, इस एक्सिस पे तुम देख पा रहे हो, चश्मा नहीं है, आंख एकदम भली भांति है, ठीक है, आंख एकदम ठीक है, तुमको सामने ठीक दिख रहा है, इस एक्सिस पे दिख रहा है, लेकिन यही चीज इधर नहीं दिखता है। एक एक्सिस में दिखेगा और एक एक्सिस में नहीं दिखेगा। इट इज अ वेरी रेयर डिजीज, दैट इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। एक एक्सिस पे दिखा और एक एक्सिस पे नहीं दिखा। यहाँ पे आप लोग बायो में पढ़ेंगे कि गाय का विजन ज्यादा होता है हम लोगों से। गाय का विजन क्यों होता है, उसका चेहरा के इस ओर आंख और एक आंख इस ओर होता है ना, तो उसका विजन ज्यादा होता है। हम आपसे बात करते करते यहाँ कौन खड़ा है हमको दिख रहा है क्या? बहुत दिख रहा है, तो यहाँ तक, हाँ अनीश तक अंदाज से लग रहा है कि अनीश है। ऐसे ऐसे किए, ऐसे तब दिखा। बात समझे हम क्या बोल रहे हैं? अदरवाइज मेरा एक्सेस बस इतना ही तक जा रहा है, हल्का ही इतना दिख रहा है, और यहाँ हल्का इतना ही दिख रहा है, सिर को घुमाना पड़ता है। तो एस्टिग्मेटिज्म इज अ वेरी रेयर डिजीज। नोट्स में पढ़ूं कि इतना आप लास्ट क्लास ही पढ़ चुके थे। ठीक, अब बढ़िया से हाथ पांव धो के, बाल में तेल लगा के, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। पेज 3-4 दे दिए इन लोग को, मेरे को दे दीजिए ना, मेरे को दे दीजिए बस। एस्टिग्मेटिज्म का कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद अब चैप्टर का सेकंड हिस्सा चालू हो रहा है, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। बढ़िया से हाथ पांव धो के, बाल में तेल लगा के, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। रोमन नंबर कितना होगा बोलो तो ट्यूशन कॉपी में? रोमन 10? हाँ, ओ माय गॉड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बस मेरे को दे देना, बाकी देते रहेगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखो जी बहुत ध्यान से सुनना। लाइक हम उस दिन थोड़ा सीरियसली पढ़ाए, क्योंकि मेरे दिमाग में एक टारगेट सेट था कि आंख पूरा पढ़ा देना है। अब सीरियसली पढ़ाएंगे, मेरे दिमाग में सेट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाना है। बढ़िया से सुनना, जब लाइट आता है, फोटो बनाते जाना, तो वो पार्टिकल्स से टकराता है। एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल से टकरा के लाइट चारों तरफ छितर जाता है, लाइट चारों तरफ छितर जाता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इंग्लिश वाला लिख लेना, छितर मत लिख देना एग्जाम में, छितर मत लिख देना। लाइट स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक्स अ पार्टिकल, इसी को टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, पढ़े थे इस कोलॉइड में। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम बताते क्या है। एक अंधेरा रूम है, मान लो पूरा रूम अंधेरा है, यहाँ पे छेद कर दिए और इस छेद के उस पार सूरज है। सूरज की रोशनी इस छेद से आ रही है, इस छेद से आएगी तो इस टेबल पे एक पैच ऑफ लाइट बनाएगी। सुन रहे हैं सिमरन? टाइम पे घर पहुंच जाइएगा। यहाँ एक छेद कर दिए और छेद के उस ओर सन है, सूरज, सूरज की रोशनी छेद से आ रही है तो इस टेबल पे एक पैच बनाएगा। वो पैच जो बनाएगा, दो बातें, कैन यू सी द पाथ ऑफ लाइट, डस्ट पार्टिकल्स आर फ्लोटिंग इन इट, डस्ट पार्टिकल्स आर फ्लोटिंग इन इट, yes or no? And second thing,
वो जो पैच बनेगा ना, ये छेदवा इतना ही सा है, पर पैच बढ़ कैसा बनता है, देखिए हो? हाँ, उतना ध्यान नहीं दिए हैं। कारण बता रहे क्या है, वो छेदा अरे तुम लोग घर में एक्स्ट्रा ईयर प्लग लग है? एक दो ला देना ना, मतलब जैसे फोन नया खरीदे तो पुराना वाला यूज नहीं कर रहे हो। हम बोल रहे हैं ना, ला देना, ले आना। अरे हम लोग को जरूरत पड़ता है भाई, रोज मांगते रहते अच्छा लगता है? रोज मांगते रहते हैं। तुम लोग नया फोन खरीदते हो, पुराना वाला क्या किए? ला देना। सिमरन नया फोन खरीदे, पुराना से गाना सुनते हैं? हाँ तो ला दीजिएगा, ठीक है। चलिए सुनिए, यहाँ छेदा है, ऐ ला देना, हम बोल रहे हैं। अरे रोज रोज मांगना पड़ता है। चलो सुनो, यहाँ छेदा है, छेदा के उस ओर सनलाइट, सूरज की रोशनी इस पे जब पैच बनाएगी टेबल पे, तो पैच का साइज बड़ा होगा। क्या कारण है सुनिए, क्योंकि उस पाथ पे तो डस्ट पार्टिकल्स है। प्रत्येक डस्ट पार्टिकल्स ने क्या किया, रोशनी को थोड़ा थोड़ा अमाउंट से फैला दिया। तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, तो स्प्रेड होकर ओवरऑल शेप तो गोल ही बनेगा, पर इस टेबल पे जो पैच बनेगा वो बड़ा बनेगा। इससे कंफर्म हो गया कि प्रत्येक डस्ट पार्टिकल्स ने लाइट को अ लिटिल अमाउंट छितरा दिया। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बड़ा मस्त कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। अभी ये नहीं पढ़ा रहे हैं, पर अभी बना लो, पढ़ा नहीं रहे पर बना लो। 7 रंग में टूटता है, VIB GYOR। सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। सबसे कम वायलेट का, सबसे ज्यादा रेड का। मेरे को ये पढ़ाना है, यहां पे 3 बातें सुनिए। वेरी फाइन पार्टिकल्स अगर लाइट को स्कैटर कर रहा है, वेरी फाइन पार्टिकल्स। दूसरा, बिग पार्टिकल्स अगर लाइट को स्कैटर कर रहा है, और वेरी बिग पार्टिकल्स अगर लाइट को स्कैटर कर रहा है। बड़ा मस्त कंसेप्ट है। फाइन पार्टिकल्स रहा, जैसे इस रूम में कोई पॉल्यूशन नहीं है, मेरे रूम में हम लोग लकड़ी चूल्हा उल्हा नहीं जलाते कि गंदगी हो, ऐसा तो नहीं है हम लोग के रूम में। ऐसा हम लोग के रूम में नहीं है, क्लीन एयर है और सब तरफ पेड़ पौधा भी ठीक ठाक है, कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। मतलब इस रूम में जितना भी सूरज का रोशनी आता है, बत्ती बुता देते तभी अंधकार नहीं ना होता है जी रूम में, तो जितना भी रोशनी आता है वो फाइन पार्टिकल्स ही रोशनी को सब जगह स्कैटर कर रहा है। फाइन पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ। व्हाट इज द लाइट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ? बोलो वायलेट बोलिए, इंडिगो बोलिए, ब्लू बोलिए, ठीक। बिग पार्टिकल्स स्कैटर लाइट ऑफ लार्ज वेवलेंथ। लार्ज में बोलो येलो टाइप का, नॉट रेड, येलो। ग्रीन लाइट तो नहीं दिखता है वातावरण में, ग्रीन लाइट नहीं दिखता है, येलोइश लाइट दिखता है। वेरी बिग पार्टिकल स्कैटर करता है लाइट ऑफ बिगेस्ट वेवलेंथ, बिगेस्ट वेवलेंथ दैट इज रेड। हम आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं। हम लोग आग जलाते हैं घर पे, जो गैस स्टोव चूल्हा, गैस स्टोव ऑन किया, सिलेंडर का नॉब किए, माचिस मारे, गैस स्टोव ऑन किए। गैस स्टोव का फ्लेम मतलब आग का रंग ब्लू होता है, आग का रंग ब्लू। होलिका में जो आग जलता है वो आग कहीं कहीं सादा दिखता है, कहीं कहीं लालीपन या पीलापन, कहीं कहीं काला और कहीं कहीं सादा, सादा तो बोल दिए, कहीं कहीं ब्लूइश। बहुत ध्यान से सुनना। आग का जो सेंट्रल जोन होगा, आग का जो सेंट्रल जोन होगा, होलिका का आग, वहां पे गौर से देखोगे तो हल्का फुल्का नीला आग दिख भी जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, तो आग वहां का नीला दिखता है। लेकिन आग जैसे जैसे राइज करता है होलिका वाला, उस आग के पाथ में एशेज आते हैं। होलिका का आग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें गंदगी जल रही है ना, टायर, ट्यूब, पत्ता उत्ता, मजाक हम एक बार भी नहीं किए प्लीज। तो वो सब भी जलता है, तो चरचर करके आवाज करके वो सब भी उड़ रहा है।
तो आग जब फैलता है, अपनी रोशनी को फैलाता है, तो फैलाते वक्त पार्टिकल्स आ जाते हैं, फैलाते वक्त पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब उस आग में जहां पे ऐश पार्टिकल्स बड़ा होगा वहां पे रंग आग का लाल दिखता है। और तुम मानते हो कि हाँ, होलिका का आग लाल होता है। अंदर की ओर ऐश पार्टिकल्स उड़ के तो ऊपर जा रहे हैं ना, अंदर की ओर ऐश पार्टिकल्स नहीं होते हैं, उस जगह पे आग का रंग नीला होता है। अब आते हैं घर का गैस चूल्हा वाला में। गैस चूल्हा वाला नाम ही है प्यूरिफाइड गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पूरा प्योर है। उसमें जो गैसवा जल रहा है, लकड़ी चूल्हा जला रहे हो जी कि गैसवा को जला रहे हो, एलपीजी गैसवा को जला रहे हो, वो गैसवा में डस्ट पार्टिकल्स अगर होते तो लालीपन आता। डस्ट पार्टिकल्स नहीं है तो फाइन पार्टिकल्स से ही रंग, आग का रंग स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए वो नीला। वापस से आ रहे हैं हम लोग होलिका में। होलिका का आग ऊपर में बाहर की ओर सादा रहता है, सादा आग रहता है। सादा का मतलब ऑल कलर स्प्रेड हो रहा है, ऑल कलर स्प्रेड होगा व्हेन द डस्ट पार्टिकल्स का साइज आर वेरी बिग। फाइन पार्टिकल जहां पे है वहां रंग कैसा स्प्रेड हुआ, स्मॉलर वेवलेंथ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू इज मोर प्रोमिनेंट। डस्ट पार्टिकल्स थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आग का रंग लार्जर वेवलेंथ का येलो, ऑरेंज इज मोर प्रोमिनेंट, ठीक। और आग का कलर वेरी बिग पार्टिकल्स के कारण हुआ तो रेड, और लाल आग होता भी है। कहीं पे जब आग लगता है एक्सीडेंटली किसी बिल्डिंग में तो लाल कलाल आग ज्यादा दिखता है, क्योंकि वहां कोई फ्यूल जलता है कि समन्वय में आग लग जाता है। नेशनल रिक्शा गली में हमेशा आग लगते रहता है, हरिओम पंचवटी प्लाजा और नेशनल रिक्शा गली, अगर किसी को पता होगा तो अखबार में हमेशा छपते रहता है। हर 1 साल या 1.5 साल में नेशनल रिक्शा गली में आग लगा। हम लोग जाते हैं, पता चलता है, स्कूटी में जाते हैं देखने, अभी कहाँ आग लगा, चल चल चल। डेली मार्केट वाला आग लगा था, गए थे देखने। अरे अपना ये सब जान पहचान वाला इलाका में आग लगता है तो देखने जाना पड़ता है ना भाई। अभी तो लगा था इसमें गोपाल कॉम्प्लेक्स में, 11 बजे रात को गए थे हम। अरे अपना देश, अपना बिरादरी, ये सब। हाँ मतलब कोई अपना जान पहचान का निकल गया, फिर बैठ के बतियाते हैं हम लोग कि भाई कैसे लगा। आपको पता है? अरे मेरा छोड़ो ना जी, वो लगते नहीं ना रहता है, मेरा छोड़ो, ऐसे मतलब आप है बोल रहे, आप है। हाँ वही बोल रहे हैं। एनीवेज कमिंग बैक, सामान जलता है कि फ्यूल जलता है? सामान जलता है, तो सामान में जलने पे ज्यादा गंदगी पार्टिकल्स होंगे, इसलिए लाल धुआं धुआं करके आग निकलता है लाल कलर का। I'm not joking, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। अरे बोलते नहीं धुआं धुआं करके सब जल के राख हो गया, ऐसे ही तो बोला जाता है। माथा दर्द दे रहा है क्या? ओके, इज दैट ओके? इतना मैंने बक दिया, मैं अभी पढ़ दूंगा, रीडिंग लगा दूंगा, ठीक। अब यहां पे नया रोमन दीजिए 11, कलर ऑफ स्काई। अरे छापे नहीं होता देर में, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। कोई चैप्टर जब हम पढ़ा लेते हैं उसके बाद दिक्कत होता है आप लोग को, तो इसलिए ना हमको दिल से ही पढ़ाने दिया करो। तुम लोग हड़बड़ा देते हो ना, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, फुल स्टॉप, आगे नहीं पढ़ाने देंगे, नहीं आ रहा है कोर्स में, रुक जाइए। अरे दिल से पढ़ाते हैं, और दिल से निकली हुई बात ना दिल तक पहुंचती है, मानो चाहे नहीं मानो। क्लास 12 का दीदी लोग तो पूछ रहे, हम खाली कमरा में आजकल पढ़ा रहे हैं सुबह आके, और उस वीडियो को ये लोग देखता है, खाली रूम में पढ़ा रहे हैं। यस, खाली रूम में पढ़ा के इंटीग्रेशन एक चैप्टर रिकॉर्ड करें। आई टॉक टू द कैमरा, यू जस्ट आस्क एनी ऑफ द क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑफ माई इंस्टीट्यूट। होता है जी, दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, मानो चाहे नहीं मानो। हाँ तो पूछना किसी भी 12th का बच्चा से, ऐसा कभी नहीं होता किसी को याद किया जिसका कॉल आ गया, किसी को याद किया रोड पे दिख गया। चलिए आइए, पागल लोग ही कुछ अलग करते हैं, पता है ना। हम खाली कमरा में इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। स्कूल जा रहा है, चलिए आइए, आए
देखो ब्लू कलर ऑफ स्काई इन कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब देश की तरफ, गांव की तरफ नहीं। कंट्री साइड का मतलब होता है जहां ग्रीनरी होता है, उसको कंट्री साइड बोलते हैं। हमको शेक्सपियर का पोयम याद आ गया, 7 वुड्स बोल के कुछ था कि क्या था? अरे शेक्सपियर का 2 फेमस पोएट्री नहीं है, एगो 7 एजेस है। रॉबर्ट फॉस्ट का कौन सा पोयम है? डाउन द Down the woods and far to go, down the woods. The road not taken. बड़ी भावना है जी उसमें, बहुत भावना वाला पोएम है वो। चलो हम तो 7 को उम्र पढ़ा देंगे, 7 एजेस को है शेक्सपियर चचा का। शेक्सपियर चचा का बड़ी अच्छा पोएम है बोला। चलो कंट्री साइड का मतलब जहां हरियाली होता है, जहां हरियाली होता है। ये क्वेश्चन है ब्लू कलर ऑफ स्काई। आई बोलने दीजिए प्लीज। आसमान का रंग नीला क्यों है? आसमान का रंग नीला क्यों है? बोलने दो प्लीज। आसमान का ही रंग लाल या ऑरेंजिश ही दिखने लग जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग। प्लीज बोलने दो ना रे भाई। सुनिए, आसमान का रंग नीला क्यों है? बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? कुछ चीजें ना हम पढ़ाते हैं अपने स्टाइल से, बच्चों को वो याद रहता है। इतनी देर मैंने जो पढ़ाया उस सारे चीजों का सारांश, समरी पार्टिकल साइज पे छुपा हुआ था। पार्टिकल साइज इज वेरी बिग, तो आग वहां पे लाल, ठीक ठाक साइज तो ऑरेंजिश, फाइन रहा तो ब्लूइश, एंड इफ इट इज वेरी बिग देन लाइट ऑफ ऑल कलर इज स्कैटर्ड। ऑल कलर मींस व्हाइट कलर, ऑल कलर मींस व्हाइट कलर। अब जो पढ़ाएंगे बीच में नहीं बोलना। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है? वही स्काई रेडिश या ऑरेंजिश सुबह और शाम के टाइम में क्यों दिखता है? वही स्काई शहर के ऊपर काला क्यों दिखता है, या क्लियर ब्लू तो नहीं दिखता है? इस तरह के प्रश्न हैं। डेंजर सिग्नल रेड रंग का क्यों है? डेंजर सिग्नल रेड रंग का क्यों है? बहुत ध्यान से सुनना, बीच में नहीं बोलना। इन सब सवालों के जवाब 2 तरह से देने हैं। तुमने अब तक के सवालों के जवाब एक ही तरह से दिया, वो क्या चीज पे दिया? पार्टिकल साइज पे, ठीक? ध्यान से सुनना। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है? कंट्री साइड में, कंट्री साइड मतलब जहां हरियाली है, ग्रीनरी है, गांव देहात है, जहां पे वैलीज है। उसका रीजन ये है कि कंट्री साइड में आसमान यहाँ है। आसमान का तो कोई लिमिट नहीं है। आसमान तुम बोलोगे देखो छुओ यही आसमान है, ऐसा तो नहीं है। आसमान तो कुछ होता नहीं ना कि छू के देखो आसमान है। क्लाउड होता है, क्लाउड होता है, लेकिन आसमान नाम का कोई चीज नहीं। वो तो अंतरिक्ष खत्म नहीं होने वाला है। सूरज की रोशनी जब आ रही है तो पृथ्वी पे सूरज की रोशनी भी एंटर करने वाली है, तो पृथ्वी के चारों ओर उसको क्या मिल गया? एटमॉस्फेयर मिल गया। पृथ्वी के चारों ओर क्या मिल गया? एटमॉस्फेयर। सूरज की रोशनी जहां से भी आ रही है वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करता है, लेकिन एटमॉस्फेयर एंटर करने के बाद इट अंडरगोज बेंडिंग, it undergoes refraction because there is change in medium from vacuum to air, from lighter air to denser air, और denser और denser और denser। सबसे घना हवा कहाँ है? पृथ्वी के सटल हवा ज्यादा घना है ना ग्रेविटी के कारण, पर पृथ्वी के सबसे दूर छोर पे तो हवा का घनापन कम है। तो वहां से जब आ रहा है वैक्यूम से घुसा हवा में, हल्का डेंसर में घुसा, लाइट बैंड हुआ, और डेंस हुआ, और बैंड, और डेंस, और डेंस, ऐसे होते गया। जब मान लो ये रोशनी यहाँ पे गांव देहात है, मान लो स्विट्जरलैंड है, या अपना जम्मू कश्मीर आओ ना जी, क्या स्विट्जरलैंड जा रहे हो? जम्मू कश्मीर आओ, ठीक। यहां पे क्या हुआ? क्योंकि देयर इज नो पोल्यूशन, वातावरण एटमॉस्फेयर का हमेशा क्लियर है। वातावरण एटमॉस्फेयर का क्लियर है, तो हवा में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो वेरी फाइन है। उन फाइन पार्टिकल से टकरा के पृथ्वी तक रोशनी आ रही है। रोशनी तो ऐसी ना आप तक पहुंच रही है, टकरा के रोशनी आ रही है। फाइन पार्टिकल्स स्कैटर विच कलर? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। वायलेट, इंडिगो, ब्लू। इसलिए गांव देहात के ऊपर का आसमान नीला दिखता है। अब आ जाओ रांची शहर एकदम फिरालाल चौक पे, कंसेप्ट तो वही है, आई एम नॉट जोकिंग।
कंसेप्ट तो वही है, रोशनी आ रही है, टकरा टकरा के पृथ्वी तुम्हारा रांची यहाँ है पहुंच रही है, पर आते समय रांची के आसमान के ऊपर क्या है, पॉल्यूटेंट्स हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं। फिरालाल चौक मैंने बोला हर समय गाड़ी घोड़ा चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमेशा सस्पेंडेड है, तो उनसे टकरा के रोशनी आ रहा है। पहले तो उनसे इनकाउंटर होगा तब ना मेरे तक पहुंचेगा। तो बिग पार्टिकल स्कैटर सम अदर कलर्स ऑल्सो लाइक येलोइश, अरे लाल नहीं होगा जी, बड़का पार्टिकल थोड़ी बोले हैं, येलोइश ऑरेंजेस। तो येलोइश ऑरेंजेस ब्लू में कुछ अपना इंपैक्ट भी डाल देता है, इसीलिए शहर के ऊपर का स्काई क्लियर ब्लू नहीं दिखता है, बिकॉज स्कैटरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू सम बिग पार्टिकल्स ऑल्सो। लेकिन इन द कंट्री साइड, गांव देहात में देयर इज क्लीन एयर, लाइट टकरा के ही आ रहा है, पर टकरा किसके कारण रहा है, फाइन पार्टिकल्स, एंड फाइन पार्टिकल्स स्कैटर लाइट ऑफ विच कलर, ब्लू कलर। तो हमने अभी भी जो सवाल का जवाब दिया वो किस बेसिस पे दिया, साइज पे दिया। अब सुनो दूसरा कहानी। शाम के समय सूरज यहां, सुबह के समय सूरज यहां, दोपहर को सूरज यहां माथा पे। दोपहर पे सूरज माथा पे, सुबह और शाम सबसे दूरी पे होता है, तो सूरज लालीपन, ऑरेंजिशपन, येलोइशपन, और उसके आसपास का आसमान भी लाली, ऑरेंजिश, येलोइश। ठीक, इस प्रश्न का आंसर क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इमेजिन करो वहां से आमिर खान आ रहा है चल के, हंसेगा कोई नहीं, हंसे छोटा सा, उधर वाला दिखे ना। यस मैम, चलो सुनो, वहां से आमिर खान आ रहा है। कौन सा आमिर खान आ रहा है, गजनी वाला, गजनी वाला जो जैकेट पहना रहता था हर समय, गजनी वाला आमिर खान चल कर आ रहा है। अब बना 3 इडियट्स वाला आमिर खान, जो जैकेट उतार चुका है बस टी शर्ट में। अब 3 इडियट्स वाला आमिर खान अब पीके वाला आमिर खान बन गया है। पहला सीन समझ गए। बोलना ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी आते आ रही है मेरे पास, उसका जैकेटवा खुला, टी शर्ट खुला, और फिर पीके वाला बना। मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, सूरज की रोशनी अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग, बहुत लंबा दूरी तय करके आता है। लंबा दूरी तय करने में उसका ब्लू कलर ही छूट गया। ऐसा एग्जाम में मत लिख देना कि ही छूट गया। While traveling long distance, the blue color gets scattered. So now the sunlight has everything apart from blue color. It covers some more distance. Larger the distance covered, it becomes now deficient of green, indigo, blue, green. So light reaching us has got only reddish or oranges. मतलब वहां से ठीक निकला, पर हमारे तक रोशनी पहुंचा रेडिश और ऑरेंजेस। रेड और ऑरेंज का सेंसेशन मेरे तक पहुंचा, तो हमको सुबह को, अब देखो वहां का आसमान कैसा दिख रहा है, रेड और ऑरेंज। ठीक, मान रहे इस बात को। अब आइए शाम के टाइम में सूरज ढल गया, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इधर पे भी सूरज की रोशनी आ रही है, पर क्योंकि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है तो उसका क्या चीज हट गया, इट बिकम्स डेफिशिएंट ऑफ येलो, इंडिगो, ब्लू। अब बात है कि डेफिशिएंसी इनका क्यों होता है, इनका क्यों नहीं होता है। जो लार्जेस्ट है, बलवान, उसको पहले कोई उखाड़ता नहीं है, पहले कमजोर को उखाड़ता है। हम सब बात देहाती स्टाइल में बोल रहे हैं, अभी हम आंसर पढ़ देंगे। पहले वीक वेवलेंथ वाले ही लाइट डेफिशिएंट हो जाते हैं, उससे बिछड़ जाते हैं, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करते 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 रेडिश एंड ऑरेंजिश। तो इसका तात्पर्य यह है कि अनीश सोच रहा है कि आप जहां खड़े हैं ऐसा कीजिए, वहां से थोड़ा और पीछे जाइए, तो अब तो आपको कोई और रंग नहीं मिलेगा। हम बोले एकदम सही बोला, कोई और रंग नहीं मिलेगा। इसलिए स्पेस में अंधकार क्यों है, सूरज की रोशनी जहां नहीं पहुंच रही वहां अंधकार क्यों है, उसका रीजन क्या है। स्कैटर होते होते जब सारे वेवलेंथ फिनिश, तो उसको कोई कलर नहीं दिखेगा, इसलिए डार्क स्काई दिखेगा, काला स्काई दिखेगा। नो कलर मींस ब्लैक कलर, और हम लोग को लाल स्काई दिखता है। ठीक, अब बात है दोपहर के 12 बजे सादा सूरज दिखता है, और सूरज के आसपास का एरिया भी सादा दिखता है।
कोई कलर स्कैटर नहीं हो पा रहा है, ऑल द कलर्स रिमेन कन्फाइंड देयर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करना है ना, कितना शॉर्टेस्ट, ओवरहेड है शॉर्टेस्ट। नो कलर गेट स्कैटर्ड, इट हैज गॉट ऑल द कलर्स इन इट। इफ इट हैज गॉट ऑल द कलर्स इन इट, सातों कलर वहीं पे प्रोमिनेंटली अवेलेबल है, तो कौन सा रंग सातों? व्हाइट रंग दिखता है। हम पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाना सीखे, हम ना खुद सीरियस हो जाते। देखो जी, ध्यान से सुनना, इतने देर के प्रश्नों के जवाब किसके बेसिस पे थे? साइज ऑफ पार्टिकल। और अब क्या था? पहले गजनी, फिर थ्री इडियट्स, और फिर पीके। मतलब जैसे जैसे ट्रैवल करते जाएगा उसका एक ना एक कलर डेफिशिएंट होते जाएगा। तो डेफिशिएंट बिगर वेवलेंथ क्यों नहीं होता है, स्मॉलर क्यों होता है? वीकर वेवलेंथ को पहले हटता है और फिर धीरे धीरे बाद में बड़ा वाला हटता है। अब यहां पे आता है कि डेंजर सिग्नल्स को रेड क्यों बनाया जाता है? बहुत दूर वहां देखो लाल बत्ती जल रहा है, डेंजर सिग्नल। देखो देखो लाल ही बत्ती क्यों लगाया गया है? ऐसा इसलिए हम बहुत दूर से देख रहे हैं लाल बत्ती, लाल नहीं हो के ब्लू होता मान लो। अब बहुत दूर से वो ब्लू रंग आता, ब्लू वीक होने के कारण स्कैटर हो जाता, तो हमारे आंख तक पहुंच भी नहीं करता। हमको पता नहीं था कि वहां डेंजर वाला लगल है ब्लू रंग का, हम गाड़ी वहीं ले जाके ठोक देते। लेकिन लाल लगा हुआ है, लाल रोशनी आते आते तक उसके कलर्स अगर स्कैटर होंगे भी, क्या लगता है द बिगेस्ट वेवलेंथ इज रेड, हो पाएगा स्कैटर? तो वो जस का तस हमारे तक पहुंच जाता है, वहां का रंग वहीं दिख। तो हमको पहले से ही पता उधर नहीं जाना, गड़िया इधर घुमा लो, बुझा आया। लेकिन अगर ब्लू रंग का लगा रहेगा, ब्लू हैविंग लो वेवलेंथ, इट गेट्स स्कैटर्ड। तो अब जो हम बोल रहे हैं पार्टिकल साइज पे बोल रहे हैं कि स्मॉल वेवलेंथ कमजोर, बिग वेवलेंथ ताकतवर, इस बेसिस पे बोल रहे हैं, स्मॉल और बिग के बेसिस पे बोल रहे हैं। अब आते हैं गाड़ी में फॉग लाइट कब ऑन करते हैं? फॉग के दिन। हम गाड़ी में नॉर्मल लाइट ऑन कर दिए, फॉग लाइट नहीं ऑन करके नॉर्मल लाइट ऑन किए। बहुत दूर से कोई आ रहा है, हमको आके ठोक दिया, हमने बोला अरे अंधा था मेरा, गाड़ी आके ठोक दिया, लाइट जलाए थे तो दिख नहीं रहा था। अरे तो आप अपना लाइट जलाए तो ढंग से काहे नहीं जलाए थे लाइट? आपका लाइट उसको दिख भी नहीं किया था। उसको क्यों नहीं दिखा था? फॉग में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आर क्वाइट बिग, इट विल स्कैटर ऑल कलर। ऑल कलर स्कैटर हो गया तो सामने वाला तक कोई कलर पहुंचा क्या? सामने वाला तक कलर पहुंचा ही नहीं, उसको दिखा ही नहीं कि तुम्हारी गाड़ी में है, वो आके ठोक दिया। जब तक टू क्लोज आता है तब तक ब्रेक लगाने का वक्त नहीं मिलता है। लेकिन तुम फॉग लाइट ऑन करोगे, फॉग लाइट भी उसी वाटर ड्रॉपलेट से गुजर रहा है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट का औकात नहीं है उसको, मजाक नहीं कर रही जी, हंसते क्या हो तुम लोग? वाटर ड्रॉपलेट्स का औकात नहीं उसको, वाटर ड्रॉपलेट्स आर क्वाइट बिग, बट इवन दोज बिग पार्टिकल्स कैन नॉट स्कैटर द फॉग लाइट का कलर को। हाई वेवलेंथ वाला होता है, वो स्कैटर नहीं हुआ तो वहीं का वहीं दिखा, तो सामने वाले को समझ में आ गया गाड़ी है, तो अपना स्टीयरिंग घुमा लिया। ठीक, हर साल हम इसको पहले अपनी भाषा में बक देते हैं, फिर हम किताब पढ़ देंगे। ठीक, अब आते हैं यहां पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रोमन नंबर 12, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए आप लोग एक फोटो बनाइएगा मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ फोटो बनाइएगा। ये है पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का एक लेयर ऑफ एयर है, ये दूसरा लेयर ऑफ एयर है, ये तीसरा लेयर ऑफ एयर है, एंड सो ऑन। और यहां पे है स्टार, यहां पे स्टार एस। स्टार से रोशनी आया, रोशनी आया, टकराया, तो इट अंडरगोज चेंज इन मीडियम। ऊपर हवा लाइटर था, नीचे डेंसर है, और डेंसर और डेंसर और डेंसर। सबसे घना हवा कहाँ है? पृथ्वी के एकदम पास में। सबसे घना हवा कहाँ है? पृथ्वी के एकदम, क्योंकि ग्रेविटी से हवा का कॉलम को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। आपने नॉर्मल रे बनाया, जाना था सीधा, पर जाएगा सीधा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे द नॉर्मल? तो जाना था सीधा, पर ये गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे चलते चलते फिर अनदर लेयर ऑफ एयर आया, फिर वहां पे नॉर्मल बना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अनदर लेयर ऑफ एयर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे करके टुवर्ड्स द नॉर्मल। आंखों तक जब ये पहुंचा, आंख इसको रिट्रेस किया,
और आंखों को ऐसा प्रतीत हुआ कि स्टार एस डैश पे है, पर एक्चुअली था वो एस पे। इसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन, एपरेंट, पर इसको बोलते हैं रियल पोजीशन। हमको बहुत अच्छे से याद है, को मछली वाला पढ़ाए थे इस जगह पे ड्राइंग बना के। मछली थी यहां, पर वो ऐसे आया घूम गया, ऐसे आया घूम गया। ये आंख बनाए थे, याद आ रहा है जी? तुम लोग हंसने लगे थे। ये आंख है, आंख इसको रिट्रेस किया तो मछली कहां दिखी? एफ डैश पे। मतलब मछली एफ की जगह कहां दिखती है? एफ डैश पे, क्लोजर टू योर आईज। अंतर समझो क्या है, तुम देख रहे थे लाइटर से और ऑब्जेक्टिवा था डेंस में, ऑब्जेक्टिवा था डेंस में, तुम्हारा आंख था रेयरर में। सर हवा में न थे, मरो चट से, हवा मतलब रेयरर, पानी मतलब डेंस। जब चीज डेंस पे था और आंख रेयरर में था तो चीजें ऊपर, पर इस बार तुम डेंस में और वो चीज है रेयरर में। वहां तो हवा नहीं है, रेयर, और तुम हो डेंस में, तो चीजें पास की चीजें और दूर चल जाएगी। तो तुम जो तारा देखते हो वो नकली तारा देखते हो। तुम जो मछली देखते थे वो नकली मछली। हम नहीं बोले थे से मछली, अरे पकड़ाया नहीं, अरे अरे पकड़ा नहीं रहा, अरे पकड़ा नहीं रहा। क्यों नहीं पकड़ा रहा है? क्योंकि मछली वहां है कि जहां है वहां से हाथ ज्यादा नीचे कीजिएगा तब पकड़ाएगी। बातें याद आ रही है ना? यस और नो स्टूडेंट्स? पक्का ना? तो तारा अपने पोजीशन पे दिखता नहीं है, वो अपरेंट पोजीशन पे दिखता है। अब आते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है। हम लोग को बचपन से ये सिखाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये गलत पढ़ाया जाता है। ये मिस गलत पढ़ाई थी। हर बच्चा क्या सोचता है बोलो तो? तारे टिमटिमाते हैं। पहला बात, तारा ट्विंकल ट्विंकल ऐसे नहीं करता है, ट्विंकल नहीं करता है। ट्विंकलिंग का फिजिक्स में मतलब क्या? सुनो, तारा वहां है, तुमको दिख आ रहा है, तुम जिस माध्यम से देख रहे हो वो माध्यम हर वक्त एक जैसा है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कीप्स चेंजिंग? एटमॉस्फेरिक कंडीशन कीप्स चेंजिंग। बहुत ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कीप्स चेंजिंग। तुम जिस माध्यम से देख रहे हो अगर वो माध्यम ही, समझ रहे हो ना, कीप्स चेंजिंग हो रहा है तो तुमको हर पल तारा वहीं दिखेगा कि तारा कभी दूर कभी पास, कभी दूर कभी पास कभी दूर। जो भी है इससे पास नहीं होगा, उस पोजीशन के दूर पास, उस पोजीशन के दूर पास होगा। अगर ये पास आ गया तो ग्लोइंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल मतलब क्या होता है? भगभुग भगभुग छोटा स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अरे यही ना, हर बच्चे के साइकोलॉजी में क्या बैठा ट्विंकल ट्विंकल मतलब? बताओ। भगभुग भगभुग छोटा स्टार। तो ये जब पोजीशन पास आ गया तो ग्लोइंग इफेक्ट क्या हो गया? ग्लोइंग इफेक्ट क्या हो गया? तुम जिस माध्यम से देख रहे हो एटमॉस्फेरिक कंडीशन कीप चेंजिंग। अगर ये पोजीशन कंडीशन खराब हो गया तो ये पोजीशन पीछे चला जाएगा। तो भग हुआ कि भूख हो गया? भग हुआ कि भूख हो गया? तो इसी भगभुग भगभुग छोटा स्टार को ट्विंकलिंग कहते हैं। तो एग्जाम में क्या लिखना है? ऐसा हजारों तारा आसमान में आपको दिख रहा है, कोई एक ही तारा कभी ऐसा होता है कि अचानक से ग्लो कर जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा, मजाक नहीं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। हजारों तारा में से तुम देख रहे हो, एक वो तारा ग्लो कर गया या एक वो तारा का अचानक रोशनी डिम हो गया। अब तो हम लोग छत पे जाके सोना छोड़ ही दिए हैं। पहले हम लोग छोटे में बचपन में जाके छत पे सोते हैं, तो जब हम लोग छत पे सोते थे तो हजारों तारा में से एक तारा अचानक से ग्लो कर जाता था। तो बस उतना ही मच को ट्विंकल बोलते हैं। ट्विंकल का मतलब कभी भी भगभुग भगभुग लिटिल स्टार नहीं होता है। कौन इंटरेस्टिंग है? भगभुग भगभुग छोटा सा। कैसे हुआ ऐसा हमको भी नहीं पता। चलो बुझा गया। हम बकर बकर नहीं कर रहे हैं, हम हर साल ये चैप्टर ऐसे ही पढ़ाएं। और देखो जी, हम अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पर जो हम पढ़ा दे रहे बेटा इतना ही पढ़ के जाओ, ये चैप्टर पार लग जाता है ऐसे ही।
फर्स्ट चैप्टर समझने वाला है, उसको सीरियसली पढ़ाते हैं। बोलो जी, फोकस पे रखे, कहाँ बना, इन्फिनिटी पे रखे, कहाँ बना फोकस। वो 10 बार बोलना पड़ता है, पर ये एक बार कहानी जैसा बस सुनने वाला चैप्टर है। यू जस्ट रीड माई नोट्स, पार लगेगा बढ़िया से एकदम। और ह्यूमन आई भी हम उस दिन बहुत सीरियसली पढ़ाए थे, साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, जानते हैं। लगती है ना तो दुखती ज्यादा है, दुखती का मैं चुपती ज्यादा है। थोड़ा देर का नहीं है, फिर है और फिर फिनिश। लेकिन मैंने रिवाइज करा दिया पूरा। चलिए, दिस इज, डिड यू गेट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसमें एपरेंट इमेजेस क्लोजर टू योर आईज एंड इसमें एपरेंट इमेजेस फार अवे फ्रॉम योर आईज। ठीक है, अब आप लोग नोट्स में आइए, पेज नंबर 3 और 4 में आ जाइए सभी लोग। पेज नंबर 3 और 4 में आ जाइए। 1 2 हो गया, 3 4 में आइए। 3 में है रियल एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। मिला सबको? हम अभी क्या नहीं पढ़ाए हैं? वो 7 कलर में जो टूटता है ना, वो नहीं पढ़ाए, वो हर बच्चा जान रहा है। 7 कलर में टूटता है, वो आखिरी में बस हम बोल देते हैं। जो समझाने वाला चीज है पहले पढ़ा रहे हैं। सबको मिला रियल एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स? वो बॉक्स जो है ना रियल एंड एपरेंट में, ये वाला बना लो, ड्राइंग बनाइए। रियल एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार में बना दीजिए। हाँ, क्या गड़बड़ है? हाँ, हमको पता है बॉयज का। तो बाहर गया हुआ है। चलिए, बना ए। रियल एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार पे जरा सा टिक लगा लो। मैं पढ़ रहा हूं। द स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर दैन इट्स एक्चुअल पोजीशन। मान रहे हैं इस बात को? व्हेन व्यूड नियर द होराइजन। होराइजन समझते हैं? जहां पे आसमान और जमीन मिलता हुआ प्रतीत होता है। मिलता तो है नहीं, बट प्रतीत होता है, क्षितिज बोलते हैं। This is because the starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction by various layers of atmosphere. By various, ये नहीं है जी layers, बोलो ना भाई। By various layers of atmosphere and then reaches the Earth. Since the atmosphere bends the starlight coming from S towards the normal, so when these refracted rays are रिट्रेस्ड लिखो। क्या लिखो? रिट्रेस्ड। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको ठीक करो। रिफ्रैक्टेड रेज आर रिट्रेस्ड। हाँ, गुड इवनिंग। रिफ्रैक्टेड रेज आर रिट्रेस्ड when these refracted rays are retraced, then they appear to come from a slightly higher position S dash instead of S. मान रहे हैं ना? S dash instead of S. Thus we see an apparent image of star at S dash instead of S. टॉपिक पे टिक लगा लो। सब मिला के जोड़ के 2 घंटा हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अर्थ, द apparent पोजिशन ऑफ स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग ग्रेजुअली। नहीं बताएं, कीप्स ऑन चेंजिंग ग्रेजुअली एंड स्लाइटली, धीरे धीरे बदलते रहता है। When the apparent position of star fluctuates, then the path of light coming from the stars goes on varying. तो वो रास्ता बदलता रहेगा, रास्ता बदलता रहेगा। ड्यू टू दिस चेंज इन लाइट एंटरिंग आवर आईज, द स्टार्स समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एट सम अदर टाइम्स फेंटर। बोले थे ना, कभी ग्लो दिख गया, कभी फेंट
दिख गया तो उसी को ट्विंकल बोलते हैं। Thus the fluctuating position of stars gives it a twinkling effect. वो आगे पीछे हो गया इसलिए twinkling effect आया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एट सनराइज एंड एट सनसेट। सूरज उगने और डूबते समय क्या होता है? व्हेन सन रेज कमिंग फ्रॉम स्पेस entering Earth's atmosphere has to travel from rarer to denser medium, and so it bends slightly towards the normal, and then when the rays are refracted they appear to come from slightly ये दूसरा चीज अभी नहीं पढ़ा है, रुको इसका फोटो बनाने दो। ये पृथ्वी बनाइए, पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर। अभी सूरज का उदय नहीं हुआ है, सनराइज नहीं हुआ है, पर सन कहीं गायब हुआ है कि सन तो रहता है वहीं है, हम लोग को दिखना बंद हो गया तो रात कहलाता है, और हम लोग को जब दिखना स्टार्ट हो जाता है तो सुबह कहलाता है। सुबह का मान लो 4 साढ़े 4 बज रहा है अभी, और महीना है जून का महीना, 4:15 या 4 बज रहा है, 4:15। सूरज की रोशनी तो हर वक्त आ रही है, एटमॉस्फेयर में टकरा रही है, एंड इट बेंड इनवर्ड्स। When these bent rays are retraced, तो सूरज हमको दिखने लग जाता है। सूरज उगा नहीं है पर हमको दिखने लग जाता है। और यही चीज शाम के समय भी हुआ। शाम का मान लो जून का महीना है, 6:45 बजे सूरज डूब गया है, पर तुमको अभी भी दिख रहा है, शाम के 6:45 बजे सूरज दिख रहा है। गर्मी का दिन है, जून या मई आखिरी है। इसका रीजन क्या है? सूरज डूब चुका है, पर रेस तो सन का हर समय है ना। व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर दे बेंड इनवर्ड्स, और इनवर्ड्स को ट्रेस करे तो वो दिखता है। सुबह और शाम का टाइम डिफरेंस 3 मिनट का है, मतलब 3 मिनट तक तुम धोखा में नकली सूरज को देखते हो, सूरज डूब चुका होता है पर तुमको सूरज दिखता है। अब आते हैं ठंडा के दिन में। ठंडा का दिन दिसंबर का महीना, तुमको 6:25 में सूरज दिख रहा है। एक्चुअली सूरज उगा नहीं है, रांची है, कांके है, एकदम ठंडा जगह, सूरज डुबले है पर तुमको सूरज दिख रहा है। तो एक्चुअली सूरज का रेज हर समय आ रहा है। दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर दे बेंड इनवर्ड्स, एंड इनवर्ड्स रेज को जब रिट्रेस करते हैं तो सूरज आसमान में दिखता है। 6:25 में भी सूरज उगा नहीं होता है पर तुमको दिख रहा होता है, और शाम के 5:15 बजते बजते सूरज डूब गया है पर तुमको 5:17 तक सूरज दिखता है ठंडा के दिन में। सुबह शाम का टाइम डिफरेंस 3 मिनट का ही होता है। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एट सनराइज एंड सनसेट। ये सनराइज सनसेट था, मैं कंफ्यूज आ गया, ऑरेंज कलर ऑफ द स्काई से मैं कंफ्यूज आ गया। ये छवि बना लीजिए सनराइज एंड सनसेट वाला, नीचे बना लो यहाँ पे और लिख लो सनराइज सनसेट वाला टॉपिक है ये। हाँ, छठ पूजा में धोखा में रख देते हैं हम लोग, सूरज डूब चुका होता है, धोखा वाला नकली सूरज दिखते रहता है। ठीक है, अब जिसको देखना है लेंस का वीडियो वो अंदर वाला में जाके बैठ जाएगा। डे 4 कितना मिनट से देखना है बता दिए ना। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्लास से चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना। अब क्या हम नहीं